मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में कहा है, कुमार विश्वास राजनीतिक विश्वासघात का शिकार, राजनीतिक विश्वासघात, राइट। अरविंद केजरीवाल उनके साथियों ने जिस तरह उसके साथ विश्वासघात किया है, उसकी प्रतिभा का दुरुपयोग किया है, उसके समय का दुरुपयोग किया है, उसके धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए मुझे उसके साथ अन्याय हुआ। संस्कृत हिंदी पढ़ने के बाद आदमी थोड़ा दक्षिणपंथी बन जाता है। एक दिन मैं राउंड लेकर, कॉलेज का राउंड लेने के बाद अपने ऑफिस से पहुंचा, एडीएम साहब मेरी कुर्सी पर बैठे हुए, और फिर मैंने उनके खिलाफ शिकायत की। शाम होते होते उनको लगा कि मैंने बात बढ़ गई है, मीडिया तक पहुंच गई है। उन्होंने बात की माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको ये आदत थी कि जहाँ भी वो स्कूल कॉलेज में जाते थे कुर्सी पर बैठ जाते थे। देखिए, जाति इस देश की वास्तविकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जाति का जितना दुरुपयोग हमारे भारतीय राजनेताओं ने किया है, पहले भी किया है, लगातार कर रहे हैं, यह भी कड़वा सच है। जो पार्टी बहुत लंबे समय तक शासनकाल में रही है, उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री पहले थे वो इसके विरोधी थे, जाति के जनगणना। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने 1983 में लाल किले से कहा कि जातिवाद बिल्कुल समाप्त करना है, जात पर नपात में वोट डलेगी हाथ पर अपनी बात पर। कभी आपने सुना कि मुलायम सिंह परिवार ने किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाया? कभी आपने सुना लालू यादव ने अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया? आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब की जाति जनगणना की जो चर्चा चल रही है, जाति की बातें जो चल रही है देश में, क्या ये हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है? वही इसलिए रही है। मुझे लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में बोलना इस देश में एक अपराध सा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत वराकर आपके पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में मुख्य शख्सियत के रूप में आज उपस्थित प्रोफेसर विकास शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, विकास शर्मा जी एक जाने माने लेखक, कवि तथा बुद्धिजीवी हैं। व्यवसाय में वो एक प्रोफेसर हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के, तथा पिछले 5 सालों से जाने माने उपन्यासकार के रूप में उनको दुनिया देख रही है, देश देख। उन्होंने लगभग 11 उपन्यास और एक हिंदी का उपन्यास उन्होंने पिछले 5 वर्ष में लिखा है, और ये सब उनकी जंगली उपन्यास भी शुरू हुए 2020 कोरोना के काल में। तो एक तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब प्रोफेसर होते हुए 30 वर्ष का आपका एक अनुभव होते हुए अचानक उपन्यास की तरफ आप किस तरह से बढ़े? मैं 2020 में, जैसा कि आपने बताया, उपन्यास लिखने तक पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 94 में, इस साल की उम्र में महाविद्यालय में लेक्चरर बन गया था, और 94 से लेकर 2001 तक मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहा। 2001 में मेरी नियुक्ति बुलंदशहर के डीएवी कॉलेज में हुई। 2001 से लेकर 2018 तक मैं वहाँ विभिन्न पदों पर रहा, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष और प्रिंसिपल भी रहा। 2018 में मेरठ विश्वविद्यालय में मैं अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में यहाँ आया। 2018 से पहले मैं लगातार रेफरेंस बुक और सिलेबस की बुक्स, टेक्स्ट बुक लिख रहा था। अचानक 2020 में कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ, कोरोना हमारे देश को झेलना पड़ा, और मार्च 2020 में पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन का समय था, कुछ काम था नहीं, विश्वविद्यालय बंद था, किसी का आना जाना नहीं था, तो मेरा ध्यान उपन्यास लेखन की ओर गया। 2020 में मैंने एक मेरा पुराना उपन्यास था जो मैंने 18-19 में कभी लिखा था, जो अधूरा रह गया था, जिसका नाम था राह के पत्थर। वो उपन्यास मैंने कोरोना होते ही प्रारंभ किया, उसको पूरा करना शुरू किया। 70 पेज का उपन्यास था, मेरा छोटा उपन्यास है, और वो उपन्यास हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित, दंगों पर आधारित था, कि दंगों के बाद किस तरह देश की राजनीति बदलती है। मैंने उपन्यास लिखा और लगभग 200 पेज का उपन्यास भी हिंदी में हुआ। फिर 2 साल तक घर पे रहना था, और फिर मैं लगातार उपन्यास लिखता रहा, और मैंने 2020 से लेकर 2022 तक 5 उपन्यास लिखे, जिनमें 4 अंग्रेजी के और 1 हिंदी। और जब कोरोना समाप्त हुआ तो फिर मैंने उन उपन्यास को छपवाया। पहला उपन्यास 21 में मेरा आ गया था। 21 में मेरे लगातार 21 में मेरे 3 उपन्यास आए, और 22 में 4 उपन्यास आए। राह के पत्थर क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था, उसको पॉपुलरिटी ज़्यादा मिली, और आपको जानकर खुशी होगी कि उसका अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में भी हुआ, नेवर टुगेदर नेवर अपार्ट ना शीर्षक से, और उसका उर्दू में भी अनुवाद चल रहा है, पंजाबी में अनुवाद चल रहा है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये काम अच्छा है, और इस तरह लगातार मैं उपन्यास लिखता रहा। तो इसलिए इन 11 उपन्यासों में, 12 उपन्यासों में 5 उपन्यास तो कोरोना काल में लिख दिए गए, बाकी 7
22-23 में 24 में लिखे गए और लगातार लिख रहा हूँ। प्रोफेसर आपकी जो एक छवि है, एक जो आपको लोग देखते हैं, आपको एक शिक्षक नेता के रूप में आज तक बहुत पहचाना गया। हमने भी तमाम अखबारों में आपके धरनों के बारे में सुना। हमेशा वीसी या किसी न किसी मुद्दों पे शिक्षकों के आपकी उस जो मेन रूम है उससे लड़ाई रही है। इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोफेसर साहब झगड़ालू हैं या कोई मुद्दों पे ही लड़ते हैं या मुद्दों पे ही लड़ाई करते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मतलब मूलतः मैं एक साहित्यिक परिवार से हूं और बचपन से मेरा झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ था। विद्यार्थी काल में बाबा नागार्जुन की कविताएं पढ़ने के बाद और निराला का विद्रोह पढ़ने के बाद और कबीर का अक्कड़पन जानने के बाद सच को सच बोलने की आदत बन गई। थोड़े बड़े हुए दुष्यंत कुमार के वो शेर पढ़े, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत लग रही। और अपने प्रोफेसर पिता को अक्सर विश्वविद्यालय स्तर पर, लोकल लेवल पर, अन्य स्तरों पर व्यवस्था के गलत बातों का विरोध करते हुए देखा। तो कई बार वो संस्कार बचपन से ही आ गए कि जहां गलत हो रहा है वहां बोला जाए। ये प्रोफेसर साहब के डीएनए का पार्ट। हाँ जी। तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने पापा से कि आपने हमें ये क्यों सिखाया खरा खरा बोलने का। और जब मैं विद्यार्थी काल से बड़ा हुआ और शिक्षण में गया तो पहली बार मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर बना 21 साल की उम्र में एमफिल करने के बाद, वहाँ के महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र वहाँ के शिक्षकों से उनकी सैलरी में से उस जमाने में 500 रुपये ले लिया करता था। सैलरी पूरी देता था लेकिन 500 रुपये अलग से ले लिया करता था उनके। तो मेरा विरोध वहीं से स्टार्ट हो गया। प्रोफेसर साहब आपने जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी में ये अध्यक्ष आयुक्त मंत्री के पद पर रहते हुए तमाम लड़ाई लड़ी, उसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसी चीज, ऐसी चर्चा जो आज तक कभी आपको याद देती हुई कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक 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 इस बात का फीलिंग देती हो, एक्नॉलेजमेंट का कि हाँ आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और शिक्षकों के पक्ष में आप उस चीज को लेके आप कुछ बताएं। पारासर जी, मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी शिक्षकों के लिए, लेकिन अगर मैं सब बातों का जिक्र यहाँ करूंगा तो संभव नहीं हो पाएगा, समय का अभाव होता है। लेकिन एक लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में शिक्षक था। वहाँ के डीएम ने हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी, जोनल प्रिसाइडिंग अफसर। सारे टीचर मेरे पास आए इकट्ठे होकर पूरे जिले के। उन्होंने कहा भी हमारा जो स्केल है, यूजीसी स्केल है, हम ड्यूटी नहीं करेंगे प्रिसाइडिंग अफसर, हम करेंगे जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। मैंने इसका बहुत विरोध किया और खुलेआम हम डीएम से मिलने गए। डीएम ने हमारी बात नहीं मानी और लास्ट में हम लड़ते रहे और स्थिति यहाँ तक हुई कि मेरे खिलाफ पुलिस के मुचलके हो गए। और फिर लास्ट में डीएम नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने ड्यूटी तो लगाई हमारे लेवल की, हमारे स्केल की ड्यूटी लगाई गई। रात को खड़े होकर आप 12 से 6 बजे तक सारे वाहन चेक करेंगे। लेकिन हमने ड्यूटी स्वीकार की क्योंकि वो ड्यूटी हमारे लेवल की थी, हमें सारी सुविधाएं दी गई थी। तो हम चाहते थे कि हम प्रोफेसर हैं, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्केल है और हम बड़े स्केल के लोग हैं, हम प्रिसाइडिंग अफसर नहीं बने। तो लड़ाई काफी महत्वपूर्ण रही और उस लड़ाई को लोग आज तक याद करते हैं। एक घटना और बताना चाहता हूँ आपको रोक के बीच में। जब मैं प्राचार्य के पद पर बुलंदशहर में कार्यरत था तो एक दिन मैं राउंड लेकर, कॉलेज का राउंड लेने के बाद अपने ऑफिस से पहुंचा तो एसडीएम साहब मेरी कुर्सी पर बैठे हुए। हाँ जी। मैंने कहा आप कैसे बैठे? वो कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे। मेरी उनकी लड़ाई हुई, काफी हॉट टॉक्स हुई और मैंने उन्हें कुर्सी से उठाया। उठाने के बाद फिर मैंने पत्रकार बुला लिए, मीडिया वाले। बड़ी फेमस घटना है बुलंदशहर की। और फिर मैंने उनके खिलाफ शिकायत की। शाम होते होते उनको लगा कि मैंने बात बढ़ गई है, मीडिया तक पहुंच गई है। उन्होंने बात की माफी मांगी क्योंकि उनको ये आदत थी कि जहां भी वो स्कूल कॉलेज में जाते थे कुर्सी पर बैठ जाते थे। इससे मेरा काफी संघर्ष हुआ, वो बड़ा चर्चित संघर्ष रहा। प्रोफेसर साहब जैसे कि 5 वर्ष की आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपने कुछ बताया, आपने ऐसे कौन कौन से बड़े उपन्यास लिखे जिनके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, जैसे मैं कुछ तो देख पा रहा हूँ, लव एंड ईगो, मुझे लगता है आपका अभी तक ये तो लेटेस्ट वाला है, लव एंड ईगो। अच्छा में आपका ये मीडिया रिवॉल्यूशन 2030, सर इसको लेके मेरी बड़ी जिज्ञासा है। मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 जो वर्ष अभी आया नहीं, आपने उस वर्ष को डिस्क्राइब कर रखा है। मतलब ये इसकी मतलब किस तरह से, मतलब ये थॉट आया आपका कि 2030 रिवॉल्यूशन किस तरह से आपने लिखा, इस बारे में तो
ये मीडिया रिवॉल्यूशन 2030, जी सर। इसको हम अंग्रेजी वाले कैंपस फिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंपस फिक्शन, कैंपस फिक्शन, राइट। कैंपस नॉवल। अच्छा, कैंपस नॉवल फिक्शन मीन्स जिन उपन्यासों में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईआईटीज का जिक्र हो, राइट। शिक्षा व्यवस्था का जिक्र। अच्छा, ये उपन्यास मेरी शिक्षक राजनीति की जो लंबी यात्रा है 2004 से लेकर 2024, 18, 20 तक की, जी जो मैंने अनुभव देखे उनको मैंने लिखा है। मैं क्योंकि महाविद्यालय में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, पिछले 7 वर्ष से विश्वविद्यालय में हूँ, कैंपस में हूँ, जी सर। तो मैंने अनेक बार ऐसा देखा कि कुलपति जिस तरह अपनी तानाशाही विश्वविद्यालय में चलाते हैं और कई बार वो आर्थिक अनियमितताओं में फंस जाते हैं, और किस तरह विश्वविद्यालय में शिक्षक राजनीति है और छात्र राजनीति है, आर्थिक अनियमितताएं हैं, उनको मैंने बहुत पास से देखा। और मैंने ये भी जाना कि कई कुलपति इसी विश्वविद्यालय में, हमारे जिसमें सेवा कर रहा हूँ विश्वविद्यालय में, जो करप्शन के आरोप में, विभिन्न आरोपों में निलंबित हुए हैं, जी उनका भी मैंने जिक्र किया। क्योंकि जनरली सामान्यतः एक बात मैं महसूस करता हूँ कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किसी भी लेवल पर लोगों में सच गलत बात का विरोध करने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है, क्षमता खत्म हो जा रही है। लोगों को लगा जो कुर्सी पर बैठ जाता है उसकी जो भी बात है सब उसको नोडिंग करते हैं, हाँ में मिलते हैं, और ये बोलते ही नहीं है। ये प्रवृत्ति आज तक है, और इसलिए आपने अभी कहा था शुरू में कि लोग झगड़ालू भी कह सकते हैं, लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं है, नेगेटिव से नहीं कह सकते आप। जनरली सामान्यतः जो लोग व्यवस्था की विसंगति के खिलाफ बोलते हैं वो लोग ऐसे बोल जाते हैं, जी, लेकिन कोई तो बोलेगा, कोई तो कोई तो बोलेगा। इसलिए इस उपन्यास में मैंने विश्वविद्यालय की, कोई तो बोलेगा। हाँ, विश्वविद्यालय कैंपस की राजनीति, और दूसरा मीडिया का, मीडिया का। सर, आपने इस अपने चर्चित उपन्यास में जिस तरह से छात्र राजनीति, शिक्षक राजनीति और रासायनिक संघर्षों को लेकर जो दर्शाया है, क्या वास्तविक जीवन में ये सब चीजें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को आईना है? क्या भैया ये जो उपन्यास आपने लिखा मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 या सिर्फ एक कोरी कल्पना है इस तरह से related? देखिए, कोरी कल्पना तो नहीं है, जी, और कोई भी लेखक, कोई भी उपन्यासकार सिर्फ कोरी कल्पना पर जीवित नहीं रह सकता। आसपास के अनुभवों को उपन्यासकार आत्मसात करता है जी, और उनका जिक्र करता है। जी। मैंने अब आपको भी बताया कि मैंने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में राजनीति भी की है, शिक्षक राजनीति भी की है, और मैं जुड़ा रहा हूँ समस्याओं से, तो मैंने इनको पास से देखा है, और इसकी सेटिंग मैंने ली है, सेटिंग लखनऊ विश्वविद्यालय की। अच्छा, और ये उपन्यास शुरू होता है बुलंदशहर जनपद के काल्पनिक गांव गंगापुर से। वहाँ का जो मेरा नायक है कांति योगी, डॉक्टर कांति बाद में बनता है, कांति योगी किसान का बेटा है, पढ़ाई करने लखनऊ विश्वविद्यालय में जाता है, वहाँ इंग्लिश में एमए करता है, वहाँ के अंग्रेजी विभाग में जाकर वहाँ एक आईएएस की बेटी उज्ज्वला उसको मिलती है, उन दोनों का प्रेम संबंध स्थापित होता है, फिर बाद में वो कुलपति बन जाता है विश्वविद्यालय में। उज्ज्वला प्रोफेसर रहती है, और उज्ज्वला अखबार चलाती हैं, मीडिया का काम भी है, और उज्ज्वला एक छात्र नेता को नकल करते पकड़ लेती है, जी, वो छात्र नेता उनके खिलाफ राजनीति करता है, फिर उनको पद छोड़ना पड़ता है। ये सब राजनीतिक विसंगतियां और शैक्षिक राजनीति की विद्रूपताएं और छात्र राजनीति मैंने इस उपन्यास में दिखाई है। काफी चर्चित उपन्यास है। मतलब ये जो बात है आपके जो संघर्षों से निकले हैं इस किताब में, कहीं ना कहीं वो वास्तविक जीवन के, वास्तविक विश्वविद्यालय में होने वाले कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को दर्शा रहे हैं कि जो कि हकीकत। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, जी सर। महाराष्ट्र जी, जी सर। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। सब कुछ देखा है। मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 में जैसे कि विश्वविद्यालय में आपने आर्थिक अनियमितताओं को लेके, अकेडमिक अनियमितताओं को लेके, इनकी उनकी नियुक्तियों को लेके, भ्रष्टाचार पे आपने विशेष जोर दिया है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें आपने उठाई हैं, मुद्दे जो आपने उठाए हैं, आर्थिक अनियमितताएं हो गई, चाहे राजनीति हो गई, चाहे नियुक्तियों को लेके आपने जो कुछ चिन्ह लगाए हैं, इसमें किस तरह से सुधार की आवश्यकता और कैसे सुधार लाभ, इसमें कुछ बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जी, नियुक्ति में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। सॉरी टू से, ये जो नियुक्तियां हो रही हैं उनमें अभी भी अनियमितताएं हैं, और जब तक आप प्रदेश लेवल पर, बड़े लेवल पर और केंद्र लेवल पर महामहिमों की नियुक्तियां करते समय जी, एक ईमानदार व्यक्ति नहीं ढूंढेंगे तो कुलपति की नियुक्तियां भी हमेशा चिन्ह में रहेंगी। और जब तक आप गांधी जी की कृपा से काम कराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कुलपति भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे? सच तो ये है। और अगर छात्र राजनीति दूर करनी है आपको विश्वविद्यालय की, उसमें जो विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, तो एक स्वस्थ राजनीति करने के लिए आपको विश्वविद्यालयों में एक अच्छा माहौल देना होगा। और वो तब आवश्यक होगा जब हम विश्वविद्यालय में बैठे कुलपति वो एक वास्तविक एकेडमिक हों,
जी सर। एक जमाना हुआ करता था कुलपतियों के पद पर पढ़े लिखे विद्वान, साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार, वैज्ञानिक हुआ करते थे। अब कुलपतियों की नियुक्तियां जिस तरह होती हैं उसको यहाँ से कहने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं कैसे होती हैं, क्योंकि उसके साक्ष्य तो है नहीं। इसलिए अगर आप बोलोगे तो आपके साक्ष्य होंगे नहीं, आपके खिलाफ एक केस दायर हो जाएगा, आज जवाब दे नहीं पाएंगे। लेकिन जनरल परसेप्शन है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर ज़्यादातर राज्यों में कुलपति जिस तरह नियुक्त होते हैं उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त नहीं होंगे, तो ये बेईमानी है। तो ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा और आज भी वो ट्रेंड कहीं ना नहीं, कहीं पहले कम था, पहले कम था, पहले कम था। मैंने अभी कहा नहीं कि कुलपतियों की नियुक्ति होती थी, इतिहासकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुलपतियों की नियुक्ति तक में भी वही सब होने लगा है जो अन्य नियुक्तियों में होता आया है। आखिर में उनके लेखन को या उनके कार्यों को इग्नोर किया जाता है, गांधी जी को ज्यादा समझता हाँ, पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे, साहित्यकार, लेखक, है। बड़े पढ़े लिखे लोग कुलपति हुआ करते थे। पढ़े लिखे तो ये भी हैं, जो नियुक्त हो रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है, पीएचडी हैं, डीएससी हैं, डीलिट हैं, लेकिन अपने विषय के जाने माने लोग नहीं हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रेरणा स्रोत नहीं, वो पॉलिटिकल पोस्ट बन गई, पॉलिटिकल पोस्ट। पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है। जी सर। अच्छा, पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है तो जिन लोगों ने नियुक्ति की जी। अपने आकाओं को खुश करना इनकी प्राथमिकता है। जी। सच बात तो यह है, तो आकाएं खुश करेंगे, आकाओं खुश करेंगे तो पारदर्शिता कहां से आएगी, ईमानदारी कहां से आएगी। यही कारण है, आप देखते हैं अखबारों में लगातार कुलपति भ्रष्टाचार बर्खास्त हो रहे हैं, उन पर केस चल रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। पहले शिक्षक जो एक पोस्ट थी या जो शिक्षक था, इन चीजों से बहुत दूर था। तो एक बच्चों के संस्कारों का प्रेरणा का स्रोत होता, सब चीजें खत्म होती जा रही हैं इन चीजों में। लेकिन इसमें पूर्णतया दोष शिक्षकों का और कुलपतियों का भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो सारी व्यवस्था ही ऐसी है, अब क्या, वो व्यवस्था से कैसे अनटच्ड हो गया, अनूप कैसे हुए। कभी कभी चिंता बहुत बढ़ जाती है इन विषयों पे चर्चा करता हूँ मैं, तो ये तो और गोल गोल होता ही जाएगा कि हाँ, जो आप इशारा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो और कहीं ना कहीं संगीन होती चली जाएंगी, खराब ही होती चली जाएंगी, कि सुधार का तो कहीं मानक तय नहीं हो पा रहा। मुझको तो गुंजाइश दिखती नहीं है। लोग कह सकते हैं कि बड़ी नकारात्मक बात कर रहे हैं एक प्रोफेसर होकर, एक लेखक होकर, लेकिन सच तो यह है कि मुझे तो कोई उम्मीद दिखती नहीं है। ये व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और मुझे सुधरती नहीं दिखती। साहब आपने, प्रोफेसर साहब आपने जैसे कि मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 पे लिखा, तमाम आपके तमाम संघर्षों को दिखाया, अनियमितता को दिखाया, भ्रष्टाचार को दिखाया। इसी तरह आपने एक और किताब लिखी जो मेरी, क्योंकि जो मैं आपको वही दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब ने आज तक जो भी विषय पकड़े हैं वो विषय ऐसे हैं जो समाज को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग उनके बारे में लेखन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी अपनी सोच से, या तो उन सब्जेक्टों को बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं मानते। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब ने हमेशा ये प्रयास किया कि समाज को उन चीजों को पकड़े तो सच में कहीं ना कहीं समाज को डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, और उसके ऊपर सच में एक सोच जरूरी है। इसी तरह एक विषय पे प्रोफेसर साहब ने जो किताब लिखी थी वो 498 ए पे आपने तमाम चीजें लिखी हैं। 498 ए पे लिखने के लिए आपको किस चीज ने प्रेरित किया और क्या समस्याएं आपने देखी जो आपने उस किताब में लिखी? इसमें मैं देखा, मैंने पात्रों के बीच में डर और सबके बीच में एक लड़ाई थी। इसमें मैंने ये देखा कि महिला को आप विशेष कोई मैसेज देना चाहते। इसमें मैंने ये भी देखा कि 498 ए के दुरुपयोग और सदुपयोग के बीच में एक फाइन लाइन होती है, उसका सबको आदर करना चाहिए और वही मान्य भी होना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे प्रोफेसर? ये मेरा उपन्यास 498A फियर्स एंड ड्रीम्स, ये मैंने इंग्लिश में लिखा और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है आजकल। ये उपन्यास, पहली बात तो ये है कि मैंने इसको डेडिकेट जो किया है वो उन महिलाओं को किया है वो दहेज के कारण मारी गई हैं, जिनकी मृत्यु दहेज के कारण हुई, उनको मैंने डेडिकेट किया, समर्पित किया है। लेकिन इसमें मेरा फोकस इस बात पर रहा है कि बहुत सारी महिलाएं इस 498 का मिसयूज कर, पारिवारिक झगड़े के विषय कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हैं या समस्याओं में होती हैं तो वो 498 का यूज करके अपने पूरे इन लॉज को जेल में डलवा देती, उन्हें पनिश करा देती। ये जो आपकी जो किताब लिखी है, जो फिक्शन या थॉट फाइंड रहती है, कोई शोध रहा है इसमें, कोई ना कोई फैक्ट फाइंडिंग रही है, उसके बाद आपने लिखा? ये किताब फैक्ट है, फिक्शन नहीं है। ये काफ़ी मैंने रिसर्च की है और मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस वो देखे हैं और उन्हें बुक में कोट भी किया है।
इसमें बताया है किस तरह कई बार झूठे केसों में फंसे लोगों को जी कोर्ट ने जी जिसे कहते हैं एक्विट किया है और उनको कहा है कि ये दोषी नहीं है। जी और ये मेरे कुछ अनुभवों पर आधारित है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं जो मुझसे आयु में काफ़ी बड़े हैं, 75 के आसपास हैं, अंग्रेजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। जी उनके परिवार के साथ एक घटना घटी है। वो एक प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के रिटायर्ड। उनके बेटे की जब शादी के लिए टाइम आया तो उनके पास एक लड़की पीएचडी करने आई, इंग्लिश में पीएचडी करने। वो लड़की सुंदर थी, एक प्राइमरी टीचर की बेटी थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये सोचा मेरी लड़के की वाइफ बन जाएगी, शादी करा दूंगा मैं इससे, पुत्रवधू बन जाएगी। तो उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर लिया। जी सर। लेकिन वो लड़की उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाई और बाद में उसने 498A का केस दायर करके उनके पूरे खानदान को परेशान रखा, परिवार को, और बड़ी मुश्किल से उन्हें मुक्ति मिली झूठे केस से। और इस घटना के सारे पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन घटनाएं, दिन, स्थान, जगह सब सच है। और दूसरा, मेरी एक विद्यार्थी जो दहेज के कारण मारी गई, उसका भी मैंने जिक्र किया। दोनों पक्ष हुए ना, मिसयूज भी हुआ और दहेज का वास्तव में मारी गई, दोनों बात। और थर्ड बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने इसमें महिलाओं को संदेश दिया है कि सामान्य बातों पर अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट करने की प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। एक मतलब ठीक है, आप फेमिनिज्म आ गया है, आप पुरुषों के बराबर महिलाएं आ गई हैं, पर सामान्य बातों पर आप परिवार को बिगाड़ लें, इससे बचना चाहिए। इस नोवेल का ये संदेश भी है। प्रोफेसर साहब, आपकी अभी लेटेस्ट उपन्यास की अगर हम बात करें तो आपने लव इन ईगो, यूक्रेन और रशिया युद्ध के ऊपर जो तमाम पूरी दुनिया दहली हुई है पिछले 3 वर्षों से, युद्ध चल रहा है, तमाम की सब डिस्ट्रैक्शंस हमने देखी इसमें। तो इस लव एंड ईगो की जो प्रेरणा आपने रूस और यूक्रेन के इस युद्ध से ली है, ये क्या प्रेरणा है और क्या आपके दिमाग में था कि आपने ये नॉवल लिखा? मैं बीए लेवल पर, बीए स्तर पर अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। जी तो राजनीति विज्ञान मेरा एक मुख्य विषय रहा है। और मुझसे अगर कोई पूछा है कि मेरे क्या दो प्रेम हैं, तो मेरा पहला प्रेम साहित्य है, दूसरा काम राजनीति है। और राजनीतिक घटनाओं में अच्छी पकड़ रखता हूँ, उन्हें पढ़ता लिखता रहता हूँ शुरू से, विद्यार्थी काल से। तो जब मैंने उपन्यास लिखा था, युद्ध चल रहा था, 2020 में युद्ध शुरू हुआ, फरवरी 20 में, और लगभग 21-22 3 साल इस युद्ध को होने जा रहे हैं। इस युद्ध में मैंने पूरे फैक्ट्स को निकाला है। और इवन जो रशिया डिवाइड हुआ 91 में, और जब वो 14 राष्ट्र देश बने, और ये सब बताते हुए, और यही बताया है कि किस तरह लेनिन के ज़माने में यूक्रेन एक बार अलग हो गया था और लेनिन उसको लेकर आए थे, वापस लेकर आए थे। और किस तरह दो लोगों की ईगो, दो देशों के नेताओं की ईगो के कारण युद्ध हो रहा है, पुतिन और जेलेंस्की की वजह से। तो इसमें मैंने थोड़ा नाम चेंज किए हैं, बाकी घटनाएं वास्तविक हैं, थोड़ा प्रेम का मिश्रण भी है। और किस तरह लोग विधवाएं हो रही हैं, लोग पूरे पर बर्बाद हो रहे हैं शहर। इसमें ईगो है क्या सर? ईगो दो लोगों की ईगो है। अच्छा, दो, आप रशियन प्रेसिडेंट की ईगो है और यूक्रेन प्रेसिडेंट की ईगो है। क्या कहते हैं, तो बिहाइंड द कर्टन अमेरिका है इसमें। अमेरिका तो निश्चित रूप से हर जगह होता ही है। अमेरिका ने ही रशिया के सभी पहुंचने के लिए उसको अपना कौन सा इनका एक ग्रुप है नाटो में उसको भागीदारी देने की कोशिश करी है। उपन्यास के सेकंड चैप्टर ही से स्टार्ट। इसमें पुतिन फोन करते हैं जेलेंस्की को कि भी तुम नाटो की मेंबरशिप मत लो, और तुम हमसे सामान लो। इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है और उनका फोन काट देते हैं, उपन्यास शुरू हो जाता है। आपसे व्यक्तिगत पूछूं, मुझे लगता है ये उसका हिस्सा नहीं आपके उपन्यास का, लेकिन एक आपको की राजनीतिक शास्त्र के भी काफी आपको नॉलेज है। ब्लड शेल में, वैसे तो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है ये क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कौन जाता है, पुतिन या ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन प्रश्न है, कौन कठिन है। लेकिन हाँ, दोनों की ईगो है। तो मुझे लगता है राजनेताओं के ईगो के कारण कई बार इनोसेंट लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। और विश्व का इतिहास रहा है, जब भी युद्ध हुए हैं, युद्ध में सामान्य व्यक्ति ही कष्ट में पाया है। युद्ध और दंगे, इसमें सामान्य व्यक्ति पीड़ित होता है, नेता नहीं होते। अभी तक हमने आपकी 3-4 किताबों उपन्यास के बारे में चर्चा करी, जो कि सामाजिक तौर पे बहुत ही विख्यात हो रही है, दुनिया भर में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तमाम, मुझे लगता है और भाषाओं में भी उनका अनुवाद चल रहा है। हिंदी में तो आप स्वयं अनुवाद कर रहे हैं, उर्दू में, पंजाबी में भी मैंने सुना है उसका उन पे अनुवाद चल रहा है। कितनी उनकी लाइकिंग्स हैं, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग हो रही है।
प्रोफेसर साहब, आपकी किताबों के ऊपर मैंने सुना है कि तमाम 50 से ज्यादा पीएचडी के छात्र तमाम विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे हैं और अभी तक 4 छात्र हैं तो ये इसमें शोध कंप्लीट भी किया है, उसमें उत्तीर्ण भी हुए, उनको पीएचडी डिग्री भी मिली है। तो ये आपके जो आपकी जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, इसमें किस तरह से शोध कर रहे हैं? क्या है ये सब चीजें मुझे तो पहले तो ये होता है जब भी कोई लेखक जी, लेखक के क्षेत्र में आता है जी। तो लोगों का ध्यान जाता जी, है। क्योंकि 5 वर्ष से क्षेत्र में हूँ तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों का शोधार्थियों का ध्यान गया है जी, इस राइटर पर जाना जाए क्या लिख रहा है। जी, तो लोग मेरे विभिन्न आयामों को उपन्यासों में तलाश रहे हैं। जैसे अभी की पीएचडी मेरे ऊपर पूरी हुई है मेरठ विश्वविद्यालय से, का टॉपिक है विकास शर्मा एंड चेतन भगत, लिटरेरी एडवोकेट्स ऑफ इवॉल्विंग वर्ल्ड। ये लिटरेरी एडवोकेट्स ऑफ इवॉल्विंग वर्ल्ड, इस पर एक पीएचडी पूरी हुई है। एक पीएचडी सीहोर भोपाल से हुई है मेरे नॉवेल्स पर। तो एक पीएचडी विकास शर्मा एंड मंजू कपूर एक जानी मानी नॉवेलिस्ट हैं, उनसे कंपेरेटिव हुई है। लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, सोशल रियलिज्म ढूंढ रहे हैं, सब यथार्थवाद ढूंढ रहे हैं, सामाजिक यथार्थवाद क्या है, इश्यूज क्या हैं, मौलिकता क्या है, ये सब ढूंढ रहे हैं। तो रिसर्च चल रही है। और फेमिनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, फेमिनिज्म मेरे नॉवेल्स में, इस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं और साइको एनालिटिक स्टडी भी कर रहे हैं। महिला के पक्ष को या महिला पात्र को आपने नीचे छोड़ने की कोशिश करी है, संजुए पहलू को भी जो समाज को नहीं पता या जहाँ पे उनको एड्रेस करना चाहिए, आप सबको बहुत एड्रेस कर रहे हैं। अभी एक दो आपकी विशेष किताबें और दर्शकों को आखिरी में बताऊंगा मैं, जो एक प्रोफेसर साहब ने एक सरप्राइज है इसमें उनका काम भी चल रहा है। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि मैं अभी आगे बढ़ूँ उपन्यास में, कुछ बातें ऐसी हैं जो सामाजिक बात है, क्योंकि आपका राजनीति भी एक विषय है। राजनीति को आपने आपके परिवार ने बड़ा करीब से देखा हुआ है। आप एक परिवार से आते हैं जो एक सेलिब्रिटी परिवार है। माँ सरस्वती का सीधा उसको आशीर्वाद, साहित्य हो चाहे राजनीति हो, वो आपकी जड़ों में रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, विकास शर्मा जी आदरणीय कुमार विश्वास जी के बड़े भाई हैं। कुमार विश्वास जी तो एक ऐसा नाम है जिनके बारे में कोई चर्चा या कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। विश्वविख्यात एक कवि भी हैं, एक राजनीति में भी रहे हैं, राजनीति में भी तमाम उन्होंने नई नई चीज़ों के दिल्ली में अपने जिसे कहते हैं कार्यशैली से लोगों को प्रभावित किया और आज की डेट में वो विश्वविख्यात कथावाचक के रूप में भी लोग उनको देख रहे हैं। तो ऐसी परिवार से आने वाले विकास शर्मा जी से कुछ मेरी बातें हैं जो राजनीति की हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि उस पर उनकी राय हो। विकास जी, आजकल जो ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है। आपकी क्या राय है? देखिए, जाति इस देश की वास्तविकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जाति का जितना दुरुपयोग जी सर। हमारे भारतीय राजनेताओं ने किया है, पहले भी किया है और लगातार कर रहे हैं, यह भी कड़वा सच है। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, आप देखिए प्रारंभ से ही जातिवाद के विरुद्ध लोग बोलते रहे हैं, लेकिन वास्तव में जातिवादी रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ एक बात बड़ा मैं कहना चाहूंगा कि अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, जाति समाप्त की जाए, राइट। और जिस जातिगत जनगणना की बात दोनों पार्टी कर रही हैं, दो मुख्य पार्टियां इस देश की, उस पार्टी बहुत लंबे समय तक शासनकाल में रही है, उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री पहले थे वो इसके विरोधी थे, जातिगत जनगणना के, नेहरू जी। और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में स्वीकार किया था कि जाति की बात के खिलाफ है, अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने 1983 में लाल किले से कहा कि जातिवाद बिल्कुल समाप्त करना है, जात पर न पात में वोट डलेगी हाथ पर अपनी बात पर, हाँ उसका किया था। फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी कहते रहे जातिवाद को नहीं मानते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि 1980 के बाद इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां विकसित हुई। दुर्भाग्य, पार्टी होना कोई बुरी बात नहीं, क्षेत्रीय पार्टी होना, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड। हाँ जी, मैं क्षेत्रीय पार्टी का होने को खराब नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है वो क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद पर आधारित थी, जातिवाद पर आधारित, जातिवाद पे चल रही है। और मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी सोचकर कि वो सब पार्टियां अपनी ही जाति के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाकर ही आगे बढ़ी हैं और वो जाति की जनगणना की बात कर रही हैं। देखिए, आप जाइए तमिलनाडु में जाइए, पूरा परिवार देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, लालू यादव का पूरा परिवार,
लालू यादव का पूरा परिवार राजनीति में है। हम्म, पहले साले साहब थे, फिर राबड़ी देवी आई, फिर उनके बेटे आए, परिवार आ गया। अब राहुल गांधी जी को भी नया चस्का लगाया। नहीं, राजनीति कोई हाँ, लेकिन राहुल गांधी को ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके नेहरू उनका पूरा परिवार इस बात के खिलाफ रहा है कि जाति की गणना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज होने जा रही है। तो वो यही भूल गए पिछला इतिहास। जब आप अपने विजन को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये भी कहा है कि ये लोग जहाँ इनको होना चाहिए था आज कहीं ना कहीं वहां से दूर है थोड़ी। ये तो थोड़ी सी मैं इस पर नहीं बोलना चाहूंगा, जी लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब जो जातिवादी नेता हैं, ये सब अपनी जाति के परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी आपने सुना कि मुलायम सिंह परिवार ने किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाया? कभी आपने सुना लालू यादव ने अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया? आप देखिए डीएमके देखिए आप, अब बिहार हरियाणा में देखिए आप, इससे साफ स्पष्ट है कि ये जातिवादी लोग हैं और क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद के नाम पर ही अपनी दुकान चला रही हैं। बल्कि मेरे को लगता है जातिवादी से भी आगे परिवारवादी लोग, जातिवाद में तो सिर्फ भी अपनी जाति के लोग जा रहे हैं। हाँ, उनको व्यामोह में फंसा रहे हैं, उनको वही में फंसा के माने। आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब की जाति जनगणना की जो चर्चा चल रही है, जाति की बातें जो चल रही है देश में, क्या ये हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है? हो ही इसलिए रही हैं। मुझे लगता है कि जब से ये हिंदू राष्ट्र की हिंदुत्व की हम बात करते आए हैं कि हिंदू संगठित हों, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में बोलना इस देश में एक अपराध सा हो गया है। और मुझे एक बात और तरस आता है कि सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो अरुंधति राय हो, जो इंटेलेक्चुअल वास्तव में पढ़े लिखे हैं, वास्तव में विद्वान है, अच्छा लिखते हैं, उनके ज्ञान पर कोई शक नहीं है, लेकिन जब बहुसंख्यकों की बात आती है तो शांत हो जाते हैं। एक अपनी सोचे कहीं ना कहीं वही तो एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, ये भी एक जाल है ऐसा जो कि समझ से बाहर। ऐसा है कि हिंदू संगठित ना हो जाए। मुझे पता होते हुए भी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप सोचे कहीं ना कहीं तो मुझे कोई और भी ट्रेड कर रहा है चीज। नहीं, मैं तो शशि थरूर को सुनना था एक दिन, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अंग्रेजी वालों के लिए आदर्श हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, बढ़िया लिखते हैं। हम उन जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वो गलत बात को बोलते हैं, लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं। अब वो जाति के जनगणना पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जाति का जनगणना से समाज बटेगा और आपस में जातियों में विद्वेष पैदा होगा। ये केवल पार्टियों को, ये मंडल कमीशन की याद करो आप, क्या हुआ था, बच्चों ने आत्मदाह किए थे वीपी सिंह के उसमें, ये सब वही होने जा रहा है। हम और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कुमार विश्वास जी का भी नाम आया कि आपके छोटे भाई हैं, कुमार जी को हमने राजनीतिक चेहरे के रूप में भी देखा, आज की डेट में हमको कथावाचक के रूप में भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कुमार जी की राजनीतिक पारी क्या बिना ये छुट्टी और कथावाचक के रूप में वो अग्रणी हो रहे हैं? वैसे तो उनकी शब्द उनके ही होने चाहिए, फिर भी अगर आप हमें कुछ बता। देखिए, मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में कहा है, कुमार विश्वास राजनीतिक विश्वासघात का शिकार, राजनीतिक विश्वासघात, राइट। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने जिस तरह उसके साथ विश्वासघात किया है, उसकी प्रतिभा का दुरुपयोग किया है, उसके समय का दुरुपयोग किया है, उसके धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए मुझे उसके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, मेधावी है, इसलिए उसके पास एक क्षेत्र और है, उस क्षेत्र में वो समाज की सेवा कर रहा है, हिंदुत्व की सेवा कर रहा है और युवाओं को हिंदू धर्म को आकृष्ट कर रहा है और उनको राम कथा की ओर, जो लोग इसे चुनना नहीं चाहते थे, आज की कथाओं में एलिट क्लास के लोग, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो मंदिर जाने जाते धर्म की बात, वो भी आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफाइल को उन्होंने कैच किया जो शायद धर्म से दूर हो। मैं इसे कैच करना नहीं कहता, उन लोगों को धर्म की तरफ लाए हैं। देखिए, वो मेधावी तो है ही, मेधावी है, वेल रेड है, स्मृति बहुत अच्छी है, तो उसका वो देश को लाभ हो रहा है, होना भी चाहिए। और राजनीति कभी भविष्य जरूरत पड़ेगी तो कभी आ जाएगा, कहता भी है वो अपने इंटरव्यूज में कि जब कभी मुझे अवसर मिलेगा, समय बुलाएगा, मैं आऊंगा। आज के दिन में आपको क्या लगता है किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? या भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है राजनीतिक तौर पर, या राजनीतिक या कैसे क्या है? देखिए, वैसे तो मैं आपको सच बताऊं कि अब मैं जिस परिवार से संबंधित हूँ, परिवार संस्कृत हिंदी पढ़ने वाला परिवार है। संस्कृत हिंदी पढ़ने के बाद आदमी थोड़ा दक्षिणपंथी बन जाता है। धर्म पढ़ने के बाद, वेद पढ़ने के बाद, पुराण पढ़ने के बाद
वो हिंदी का प्रोफेसर रहा है, तो झुकाव तो उसका है ही, लेकिन पूर्णतः दक्षिणपंथी मैं ऐसा नहीं कह सकता। कोई बीच में सेंट्रिस्ट टाइप का आदमी है, जहां गलत बात गलत कह देता है, सही को सही कह देता है। तो इसलिए कभी कभी उसको लोग पसंद भी नहीं करते। जो पॉडकास्ट में तमाम आपसे चर्चा हुई, आप भी एक कवि हैं सर। कवि के साथ पॉडकास्ट की एक यही खूबसूरती होती है कि जब हम अंत की तरफ चल रहे होते हैं तो कवि से कुछ कवि की ही तरह सुना जाए समाज के बारे में, तो ऐसा कुछ युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आपने ऐसा लिखा हो या समाज को प्रेरणा देने के लिए कुछ है और जो हमारे बीच में बताएं। वैसे तो मैं कविताएं, प्रेम कविताएं लिखता हूँ, लेकिन आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो ये मुझे हम प्रेम भी सुनेंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं कविता, मेरा विषय प्रेम है, मैं कविताएं लिखता हूँ। तो अगर तो प्रेम में क्या पात्र रहते हैं आपके? जैसे मोस्टली लोग तो सेंट्रलाइज रखते हैं कृष्ण जी को, नहीं नहीं, राधा को, मैं मानवीय प्रेम की बात अच्छा, करता हूँ, मानवीय प्रेम की बात करता हूँ। तो एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी जी। जब ब्रह्मा का युगों से संचित आक्रोश, जब ब्रह्मा का युगों से संचित आक्रोश पृथ्वी पर उतरेगा, जब ब्रह्मा का युगों से संचित आक्रोश पृथ्वी पर उतरेगा, जब वरुणदेव नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन पर अश्रु बहाएंगे, तब न बचेगा मंदिर, न बचेगी मस्जिद, तब न बचेगा मंदिर, न बचेगी मस्जिद। गिरजाघर व गुरुद्वारे की घंटियां दीवारों से टकरा टकरा कर जल समाधि ले लेंगी। गिरजाघर व गुरुद्वारे की घंटियां दीवारों से टकरा टकरा कर तब जल समाधि ले लेंगी। तब मेरे कुबेर, तब मेरे कुबेर तुम्हारा मायावी अस्तित्व भी तलाशेगा प्रेम के दो लम्हे। तब मेरे कुबेर तुम्हारा मायावी अस्तित्व भी तलाशेगा प्रेम के दो लम्हे। अगर बचेगा तो सिर्फ, अगर बचेगा तो सिर्फ श्रद्धा और मनु का शाश्वत प्रेम, श्रद्धा और मनु का शाश्वत प्रेम। एडम और ईव का प्रेम पूर्ण समर्पण, एडम और ईव का प्रेम पूर्ण समर्पण, और विरहणी उर्मिला की प्रेमातुर प्रतीक्षा, और विरहणी उर्मिला की प्रेमातुर प्रतीक्षा। बस बस सच में राष्ट्र में प्रेम ही दे रहे हैं, बाकी तो सब चीजें बहुत ही दे रहे हैं। चलते चलते सर और क्या लिख रहे हैं आप हमारे जिज्ञासु दर्शकों के लिए, हमारे लिए? ऐसा कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप लिख रहे हैं कि जो एक कुछ बताएंगे सर? मैं आजकल एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ और एक किताब लिख रहा हूँ। उपन्यास में छोटा सा मेरी और क्वारी है, उपन्यास और किताब में इस तरह से हम उसको उपन्यास, differentiate करते हैं। उपन्यास फिक्शन है, कहानी है। अच्छा, उपन्यास कहानी, कहानी है। किताबें क्रिटिकल होती हैं, कई बार समाज के लिए भली होती हैं, उनका एनालिटिकल स्टडी होती है। तो एक उपन्यास में लिख रहा हूँ आजकल, हनी ट्रैप नाम से, लगभग लिख लिया है। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप बहुत चल रहा है और मुझे लगता है कि मैं जनवरी फरवरी तक इस उपन्यास को पूरा कर लूंगा। और मैं सितंबर से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो सितंबर में पिछला महीने से लगे हूँ, 50-60 पेज लिख लिए हैं और मुझे लगता है कि मैं जनवरी फरवरी तक पूरा कर लूंगा। तो सामान्यतः मुझे लगते हैं 5 या 6 महीने एक उपन्यास लिखने में। मेरे उपन्यास छोटे होते हैं, 160 पेज 170 पेज, ताकि लोग पढ़ सकें। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आप पूछ रहे थे, आप वो कर रहा हूँ। मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ LGBT पर, LGBT क्वेयर स्टडीज पर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल पर लिख रहा हूँ, इनके राइट्स के बारे में लिटरेचर से। और आजकल मैं अरुंधति राय का उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पढ़ रहा हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ। LGBT के बारे में आप कुछ बताएंगे? उसमें आपने किन चीजों, किन मुद्दों पहलू छूना चाहे, बताना चाहे कि आज LGBT आज भी चाहे कितना ही एक एग्रेसिव हो के ग्रुप आगे आया हो या समाज में विजिबल होने लगा, बट आज भी तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है। आज भी लोग इनको अपफ्रंट स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या? देखिए, जैसे सामान्यतया अभी भारतीय घर परिवारों में जब कोई होता है फीमेल चाइल्ड, उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम 2 ही सेक्स मानते हैं, मेल और फीमेल। हम इंटरसेक्स नहीं मानते, हमें स्वीकार नहीं करते। तो मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे लिटरेचर में भी, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में भी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, उसका प्रोफेसर हूँ, उसका राइटर हूँ, तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है उसमें LGBT और क्वेयर इग्नोर किया गया।
तो अगर हम जैसे लोग जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के राइटर हैं, इन पर लिखेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, इनके इश्यूज से एड्रेस करेंगे इश्यूज को, तो निश्चित रूप से समाज को स्वीकार, अब वो समय आ गया है कि हमको इनको स्वीकार तो करना होगा। ये सब पहले अगर पूर्व में हम देखें तो इन चीज़ों को, रुतियों को बाँटना, ये एक बैड प्रैक्टिस का पार्ट माना जाता है कि हमारे हमारे जो कानून को मैं समझता हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने भी अननेचुरल सेक्स को या नेचुरल मैरिजेस को परमिट नहीं कर सकता। तो ये कॉन्ट्ररी नहीं है, एक तरफ मुझे राइट ले लेना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो उस चीज़ को परमिट नहीं कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? अब मेरी पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए। ये अगर सारे मैं सब बातें बता दूंगा तो अच्छा, पॉसिबल खत्म हो जाएगा, मेरी जो एक्साइटमेंट खत्म हो अच्छा, जाएगा। ये जो जिज्ञासा है वो कहीं न कहीं कवर हो रही है। हाँ, उसको अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन का में एग्रीमेंट हो गया है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसको पब्लिश करेगा। फिलीपीन का एक पब्लिकेशन है, अच्छा, राइट। फिलीपींस का, तो वो करेगा, एग्रीमेंट हो गया है, काम कर रहा हूँ जी, जी। और मैं समझता हूँ जनवरी फरवरी तक मैं इस काम को पूरा कर तो ये जो विषय जो हमारे जिज्ञासा के हैं, कहीं न कहीं कवर कवर होंगे निश्चित रूप से। आप प्रतीक्षा कीजिए इस पुस्तक की। दोस्तों, ये थी आज हमारी छोटी सी मुलाकात आदरणीय श्री विकास शर्मा जी से। विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस पॉडकास्ट पे अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए। प्रकाश जी विशेष रूप से हमारे लिए मेरठ से आए और हमारे पॉडकास्ट में हमें समय दिया और तमाम उपन्यास किताबों के बारे में हमने चर्चा करी, कुछ राजनीतिक चर्चा भी करी, जाति जनगणना के ऊपर भी हमने बहुत सारी बातें उनसे पूछी, उनके परिवार के बारे में भी पूछी, कुछ आदरणीय कुमार विश्वास जी के बारे में भी हमने चर्चा की। ये सब चर्चाएं बहुत मज़ेदार रही और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। इसी क्रम में चलते चलते एक बार हम पुनः विकास शर्मा जी का धन्यवाद करेंगे। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।